हेलो गाइस, आज हम अपनी साइकोलॉजी की जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है उसकी फ़र्स्ट क्लास कर चुके हैं। सेकंड क्लास शुरू करेंगे। उसमें फ़र्स्ट क्लास में हमने 2 स्कूल्स के बारे में पढ़ा था। कौन-कौन से थे वो? फर्स्ट था आपका संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज़्म, और सेकंड हमने पढ़ा था प्रकार्यवाद, जिसको बोला जाता है फंक्शनलिज़्म। ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए, जो संरचनावाद हैं उनके जनक कौन थे? क्या विलियम्स जेम्स थे या विलियम वुंड थे? यस, राइट आंसर क्या रहेगा? विलियम वुंड। अब हम आज जो हमारी जो क्लास है उसमें हम नेक्स्ट जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं उसमें हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म। देखिए, बिहेवियरिज्म के अंदर क्या देखा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन जो मनोवैज्ञानिकों का एक समूह ने मनोविज्ञान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें अमेरिकन जो जितने भी जो फिलोसफर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बन गया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति के हमें है ना व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि वो अध्ययन हम जो कर रहे हैं ना वो विज्ञान के रूप में होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा ज़्यादातर जो विज्ञान की जितनी भी साइंस की जो थ्योरी वगैरह हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, एक तो यूनिवर्सल होती है ना, उसके साथ-साथ क्या होती है, वो रिलायबल भी होती है, रिलायबल होती है नहीं होती? तो उन्होंने कहा कि विज्ञान के रूप में हम इसको स्वीकार करेंगे। और उनमें जो सबसे पहले जो इस बात का जिन्होंने विचार का प्रवर्तक थे, जो माइंड में आई, वो कौन थे? जेबी वॉटसन थे। ठीक है? कौन थे भाई? जेबी वॉटसन। व्यवहार की विचारधारा को मानने के कारण इस समूह के वैज्ञानिकों को व्यवहारवादी कहा जाता है। अब उन्होंने कहा व्यवहारवादी क्यों कहा? भई इन्होंने कहा मानव के व्यवहार का हम अध्ययन करेंगे और वो भी साइंटिफिक वे से करेंगे, तो इस वजह से जितने भी ग्रुप के मेंबर थे उनको व्यवहारवादी कहा गया। व्यवहारवादियों ने केवल महसूस करने, उन्होंने कहा सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जिसको फ़ील कर सकते हैं, ऑब्ज़र्वेबल तथा मेज़रेबल, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उस पे ही हम अपना ध्यान है वो केंद्रित करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपने साइंस में देखा होगा, जिस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं और मेज़र करते हैं, 2 ही चीज़ होती है ना, मतलब ज़्यादा फ़ोकस होता है। तो ऐसे ही इन्होंने व्यवहारवादियों ने जो हमारा जो साइकोलॉजी है उसको मान लिया था विज्ञान। किस चीज़ का? म मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान। क्लियर? देखिए, व्यवहारवादियों ने जन्मजात प्रवृत्ति के अस्तित्व को नकारते हुए सीखने पर बल दिया। इन्होंने कहा कि व्यक्ति ने जितने भी अपनी लाइफ में है ना जो चीज़ें सीखी हैं, मतलब इनबॉर्न जितनी भी उनकी टेंडेंसी है ना, वो सही नहीं है। वो सोसाइटी में आके क्या सीखता है वो सही है, क्योंकि उसका बिहेव कैसा किस चीज़ को सीखने में। इन्होंने मानव व्यवहार को समझने के साधन के रूप में पशु व्यवहार पर अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने कहा ह्यूमन बीइंग का, भई मानव का तो हम इतना अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जितने एनिमल्स हैं ना उनके बिहेव को देखते हैं, उनका बिहेव कैसा है, उसके बाद हम मानव पे करेंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट। व्यवहारवादी विचारधारा में मनोविज्ञान को भौतिकवाद, यांत्रिक और वस्तुनिष्ठ रूप देकर नए युग का सूत्रपात किया। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी विचारधारा थी या कौन सा ऐसा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था जिन्होंने भौतिकवाद, यांत्रिकी और वस्तुनिष्ठ, ये तीनों चीज़ें देकर नए युग का सूत्रपात किया था? तो आप बता सकते हो व्यवहारवादियों ने। यद्यपि वॉटसन ने व्यवहारवाद की काफ़ी आलोचना की, जितना भी वॉटसन ने अपने वो व्यू दिए ना उनका क्रिटिसाइज़ ज़्यादा किया गया। फिर भी व्यवहारवाद ने क्लार्क हल, एडवर्ड टॉलमैन तथा बीएफ स्किनर पर अमिट छाप छोड़ी। लेकिन उसके साथ-साथ उनके जो जितने भी फॉलोवर थे, जैसे क्लार्क हल है, एडवर्ड टॉलमैन है और बीएफ स्किनर है। स्किनर को व्यवहारवादियों में सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, उस काम को आगे बढ़ाया और उनसे जो अचीवमेंट मिली, तो इससे जो हमारा बिहेवियरिज़्म है वो काफ़ी फेमस है। अब देखिए, व्यवहारवादियों ने वर्धियम विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम की भूमिका को पूर्ण रूप से नकारते हुए केवल वातावरण। अब देखिए, जितना भी हमारा जो व्यवहार है, ठीक है, व्यक्ति का जो व्यवहार है, उसके अंदर हम 2 चीज़ों का प्रोडक्ट मानते हैं। एक साइड हमारा एनवायरनमेंट और एक हमारा हेरिडिटी, और इसके साथ आता है जो व्यक्ति का जो बिहेव होता है वो ये डेवलप होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट। तो ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वो एट प्रेजेंट हमारी जो थिंकिंग है ना उसके कारण। लेकिन जो बिहेवियरिज्म थे, उन्होंने सिर्फ किस चीज़ को माना था, उन्होंने एनवायरनमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। उन्होंने इस चीज़ को हेरिडिटी, मतलब जो वंशानुगतम, इसको क्या कर दिया था, नकार दिया था कि ये सही नहीं है। व्यवहारवादियों ने अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्वलन पर अधिक जोर दिया। अब देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्कूल था जिन्होंने अधिगम, लर्निंग, मोटिवेशन और रेनफोर्समेंट पे काफ़ी फोकस किया था? तो ये आपका कौन सा है भाई? ये आपका है बिहेवियरिज्म। क्लियर?
नेक्स्ट हमारा जो स्कूल है वो कौन-सा आता है? गेस्टाल्टिज़्म। देखिए, गेस्टाल्टिज़्म इसके अंदर क्या है कि कोई भी जब हम चीज़ सीखते हैं ना, तो उसको हम एक टुकड़ों में ना सीख के हम क्या करते हैं, पूरी यूनिट में सीखते हैं। जैसे आपको बुक पढ़नी है, तो यूनिट हम डिवाइड नहीं करेंगे, पूरी की पूरी बुक या चैप्टर पढ़ना है, तो पूरा चैप्टर एक साथ, अलग-अलग नहीं। देखिए, 20वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मनी में के मनोविज्ञान में समग्रवाद नामक संप्रदाय का उद्भव हुआ। तो सबसे पहले कौन से शताब्दी में हुआ ये? 20वीं में। कहाँ हुआ? जर्मनी में, ठीक है? गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है। अब पूछा जा सकता है गेस्टाल्ट कौन-सी भाषा का शब्द है, इन कौन-सी लैंग्वेज का है? तो आपने बता दिया जर्मन का। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संपूर्णता या व्यवस्थित समग्र। या तो होल का लिया है इन्होंने, और एक क्या हो, समग्र व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। मैक्स वर्दिमर मैक्स वर्दिमर, वुल्फगैंग कोलर या फिर कोफ्का कर्ट कोफ्का प्रमुख गेस्टाल्टवादी हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा कि गेस्टाल्टवादियों के नाम थे। एक अलग दे देंगे आपको, अलग बताना है, और बाकी ये दे दिया। कैसे दे दिया? आप मैक्स वर्दिमर है, वुल्फगैंग कोलर है, कर्ट लेविन है और कुर्ट कोफ्का है, और एक आपको दे दिया विलियम्स जेम्स। तो आपको पता होना चाहिए विलियम्स जेम है वो फंक्शनलिज्म के थे। वो आपके किसके नहीं थे भई? वो आपके गेस्टाल्टिज्म के नहीं थे। इनके अनुसार अनुभव तथा व्यवहार को अलग-अलग हिस्सों में अध्ययन करके नहीं किया। उन्होंने कहा जितने भी व्यक्ति के जितने भी हमारे जो वो हैं एक्सपीरियंसेस हैं, है ना? और जो हमारा बिहेव है, उसको हम अलग-अलग नहीं सीखेंगे, हम एक साथ सीख सकते हैं। अब गेस्टाल्टवादियों ने कुछ और बताया। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अवयव की तुलना में संपूर्ण अनुभव अधिक महत्वपूर्ण। हाँ, उन्होंने कहा आप छोटे-छोटे फैक्ट में सीखोगे, इससे अच्छा आप पूरा सीखो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया में इनसाइट की भूमिका पर अधिक बल दिया कि हमारे अंदर भी तो कुछ चीज़ें हैं, वो भी तो हमें जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, उस प्रॉब्लम को देख के भी तो हम कुछ सीख सकते हैं। वो क्या है? गेस्टाल्टवादी किसी भी वस्तु या परिस्थिति को समग्र रूप में देखते हैं, न कि सम्मिलित तत्वों के समूह के रूप में। उन्होंने कहा पूरे के पूरे में देखेंगे, एज़ ए होल काउंट करेंगे, ना कि हम उसके जो तत्व अलग-अलग चीज़। मान लो हमें अपनी पूरी बॉडी ह्यूमन को देख लिया हमने, उसके हाथ-पैर अलग-अलग नहीं काउंट करे, ठीक है? वो पूरा एक साथ देख के फिर उसका ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर पता चलेगा ये क्या चीज़ है। न कि इसमें सम्मिलित तत्वों के समूह के रूप में। यही कारण है कि किसी भी समस्या परिस्थिति के समाधान में के समय अंतर्दृष्टि की प्रमुख भूमिका होती है। तो अब आपने एक चीज़ देख ली, हमने आपको कोई प्रॉब्लम दे दी, आपको देखते ही पता चला मैम ऐसे हो सकता है, तो आपके दिमाग में आइडिया आया, तो हम पूरी चीज़ को उठाए एकदम से, अलग-अलग नहीं दिया हमने। यही कारण है कि किसी भी समस्या परिस्थिति के समाधान के समय अंतर्दृष्टि की प्रमुख भूमिका होती है। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हो, तो उसमें आपकी जो इनसाइट है, उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अनुसार परिस्थितियों को समग्र रूप में देखते हुए उसके विभिन्न अंगों के बीच अनोखा संबंध एवं अंतःक्रिया की पहचान ही अंतर्दृष्टि है। अब आपसे पूछा इनसाइट है क्या? आपने कोई भी समस्या देखी? उसके बीच आपने क्या रिलेशन बनाया? रिलेशन बनाने के बाद आपने क्या इंटरेक्शन किया? रिलेशन और इंटरेक्शन दोनों को ही मिला दिया, तो वो क्या होगा? आपका इनसाइट होगा। क्लियर? गेस्टाल्टवादी सीखने के उद्देश्य और विपरणा पर अधिक जोर देते हैं। तो इन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया था भाई? इन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया है, वो हमारा किया है, किस पे किया है? एक तो हमारा लर्निंग गोल कौन-कौन से हैं, ठीक है? हमें क्या सीखना है? उसके बाद इन्होंने क्या किया था? मोटिवेशन। जब हमारे लर्निंग गोल होंगे, तभी तो हम किसी चीज़ को मोटिवेट करेंगे। अगर सपोज़ करो आपका ने पता है हमें एचटेट देना है, डीएसएसबी का देना है, सीटेट का देना है, जब आपका एक गोल है, तो ही हम आपको मोटिवेट करते हैं। जब आपको यही नहीं पता कि आप पढ़ क्या रहे हो, किस वजह से, तो आप मोटिवेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्लियर? यहाँ तक आप 2 आपके स्कूल्स और हो गए, 2 आपके पहले हो गए थे, 4 हो गए। आगे की क्लासेज़ हैं वो अगले वीडियो में शुरू करेंगे अब। तो यहाँ तक आप अच्छे से इनका रिवीजन करिए, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को गारंटी है। एचटेट के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं, इन्हीं से आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।